आज स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मोहन। मोहन को नगद गुड्स बेचा 7,000 रुपए का। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहां चूंकि नगद बेचा है इसलिए एक कैश अकाउंट प्रभावित होगा, और चूंकि ये सेल है तो एक होगा सेल्स अकाउंट। ये दोनों प्रभावित होने वाले अकाउंट्स हैं। कैश अकाउंट चूंकि संपत्ति है इसलिए रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और सेल हुई है और सेल से कैश आएगा, और कैश एक तरह का इनकम होता है इसलिए वो आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। अब हम इनके नियम को समझेंगे। रियल अकाउंट के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब हमने अपना गुड्स बेचा है या सेल किया है तो हमारे पास कैश आया है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट के अनुसार आय या इनकम को क्रेडिट किया जाता है। अगर पूरा यहां पे लिखें तो होता है कि व्यय और हानि को डेबिट करो तथा आय और लाभ को क्रेडिट करो। क्लियर? तो यहां पे शॉर्ट में लिखा गया है कि आय या इनकम को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहां पे जैसे यहां बताया है हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं बेटा। अब यहां पर देखते हैं मोहन को नगद 7,000 रुपए का गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स कैश टू मोहन। अब हम पहले भी देख चुके हैं सेल्स अकाउंट बनता है जब भी हम गुड्स बेचते हैं, और कैश अकाउंट यहां पे। लेकिन एक चीज यहां पे है कि ये गुड्स उधार है कि नगद। तो यहां पे नगद वर्णन है इसलिए व्यक्ति के नाम का खाता नहीं होगा, यहां पे कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक बेटा? अब इसका किसके अंतर्गत आएगा? या ये नॉमिनल के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर रियल अकाउंट हो जाएगा। रूल्स क्या कहते हैं? व्यय और हानि को डेबिट करो तथा आय और लाभ को क्रेडिट करो। इसके रूल्स पता ही आपको। व्यापार में आने वाले वस्तु को डेबिट करो तथा व्यापार से जाने वाले वस्तु को क्रेडिट करो। तो इस हिसाब से हम कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि ये आ रहा है, और सॉरी ये रॉन्ग हो गया है, और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट दिया है बेटा, यहां पर दिया है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस 5,000 का। कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा। अब यहां पर नगद परचेज किया है या उधार, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। और जैसा कि हमने आपको पहले नियम बताया था कि अगर नगद या उधार न लिखा हो, ठीक है, और किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम भी नहीं हो, जैसे नगद या उधार परचेज किया गया हो, जिससे उधार नगद या परचेज किया गया हो, हम नगद ही मानते हैं। यहां पर एक तो चीज प्रभावित होगी, वो फर्नीचर अकाउंट होगा, क्योंकि हमने फर्नीचर लिया है। तो एक तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। एक्चुअली ये परचेज नहीं है, खरीदारी नहीं है, ये याद रखना चाहिए। चूंकि ये माल या गुड्स नहीं है जिसका हम बिजनेस करते हैं,
यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम कपड़े का व्यवसाय करते हैं, तो हमने अगर लकड़ी खरीदी, लकड़ी का कुछ सामान खरीद लिया, तो वो तो गुड्स नहीं है हमारे लिए, माल नहीं है हमारे लिए जिसका हम धंधा करते हैं। वही चीज यहाँ पे है, हम बिजनेस करते हैं। ये क्रय विक्रय के लिए फर्नीचर नहीं परचेज किया गया है बल्कि ये ऑफिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदा जा रहा है ना। जैसे आप कोई दुकान डालते हो, उसमें काउंटर वगैरह बनवाते हो लकड़ी का, ठीक है, तो वो बेचने के लिए थोड़ी बनवा रहे हो, ये तो सुचारू रूप से अपने दुकान को चलाने के लिए कर रहे हो, है ना। तो ये गुड्स नहीं है, इसलिए ये फर्नीचर अकाउंट्स में जाएगा और ये कैश परचेस किया जा रहा है, इसलिए दूसरा अकाउंट यहां पर जो प्रभावित होगा वो कैश अकाउंट होगा। यहां दो अकाउंट्स प्रभावित होंगे, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब यहां जो फर्नीचर अकाउंट है वो चूंकि फर्नीचर हमारी संपत्ति होगी जिसे हम निरंतर इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऑफिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत। कैश तो संपत्ति होती है तो ये भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और रियल अकाउंट के अनुसार क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु ट्रेड में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु ट्रेड से जाए उसे क्रेडिट करो। ट्रेड में आया है फर्नीचर, इसलिए ये होगा डेबिट। ट्रेड से जा रहा है कैश, इसलिए ये हो जाएगा क्रेडिट। अब यहां पैसा दिया है, हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं बेटा। तो बच्चों यहां पर दिया है कि कार्यालय के लिए 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस। तो यहां पे एक फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा जैसे कि हमने पढ़ा, दूसरा कैश अकाउंट। फिर दोनों रियल के अंतर्गत आते हैं, तो जो व्यापार में आता है उसे डेबिट करेंगे, जो जाता है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है तो इसलिए क्या होगा बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा, दिया है पेड सैलरी टू रमेश इन कैश। रमेश को नगद वेतन दिया या सैलरी, वेतन को सैलरी बोला जाता है इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक तो है सैलरी अकाउंट और दूसरा हो जाएगा, चूंकि ये पेमेंट किया गया है इसलिए कैश अकाउंट होगा। अब यहां पर जो सैलरी है वो एक प्रकार का खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंसेस, तो इसे हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत मानेंगे। और कैश अकाउंट हमारे हमेशा की तरह रियल अकाउंट में आएगा। अब दोनों के नियमों को समझेंगे। नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार व्यय एवं हानि, यानी क्या होता है यहां पे व्यय मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो और आय या इनकम एवं लाभ, आय को इंग्लिश में इनकम बोलते हैं, लाभ गेन्स, लाभ मतलब गेन्स को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब यहां पर सैलरी एक्सपेंसेस है इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। रियल अकाउंट के अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो और जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए ये कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कैश बाहर जा रहा है। अब यहां पे दिया है, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं बेटा। रमेश को नगद 3,000 रुपए सैलरी दिया, तो पहला आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है।
और दूसरा सैलरी, मतलब चाहे आगे पीछे लिख सकते हो, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब सैलरी आएगा नॉमिनल के अंतर्गत, क्योंकि ये खर्चा है। अगर हमारे कर्मचारी हैं, हमको तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं, सैलरी मतलब तनख्वाह, ठीक है, तो ये नॉमिनल के अंतर्गत है क्योंकि खर्चा है। इसका नियम क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो तथा इनकम और गेन्स को क्रेडिट करो। तो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है व्यय, ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और रियल का पता ही आप लोगों को पहले से, कैश है, क्रेडिट हो जाए क्योंकि बाहर जा रहा है, तो सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट क्योंकि खर्चा है, और कैश अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा। रिसीव्ड लोन फ्रॉम अशोक 5000 रुपीज, अशोक से उधार लिया 5000 रुपए। अब चूंकि 5000 रुपए उधार लिया जा रहा है, ये कैश में है, तो इसलिए एक तो हो जाएगा प्रभावित, हाँ एक तो हो जाएगा तुम्हारा कैश अकाउंट, और दूसरा जो प्रभावित होने वाला अकाउंट होगा, क्योंकि अशोक से लिया जा रहा है तो अशोक अकाउंट होगा, बन जाएगा। क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है तो ये संपत्ति है, इसलिए ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर जो लोन लिया जा रहा है वह नाम से लिया गया, नाम है व्यक्ति का, उससे लिया जा रहा है, और उसका नाम क्या है, अशोक, ठीक है। तो एक हो जाएगा अशोक अकाउंट, चूंकि यह व्यक्ति का नाम है इसलिए यह पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब हम दोनों अकाउंट्स के नियमों को समझेंगे। क्या दिया है, रियल अकाउंट के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आए उससे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। चूंकि कैश व्यापार में आ रहा है, चूंकि हमने लोन लिया, उधार लिया है ना, तो आ रहा है, डेबिट हो करेंगे उसको। अब पर्सनल अकाउंट के अनुसार क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। चूंकि अशोक देने वाला है इसलिए यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां पर प्रैक्टिकली देख लेते हैं बेटा। रिसीव्ड लोन फ्रॉम अशोक, अशोक से 5000 रुपए उधार लिया, तो एक हो जाएगा अशोक अकाउंट क्योंकि अशोक से ले रहे हैं भाई, और दूसरा कैश ले रहे हैं इसलिए कैश ले लिया, तो एक तो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्योंकि व्यक्ति है, दूसरा आ जाएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत क्योंकि संपत्ति है। पर्सनल के अंतर्गत बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, तो अशोक क्या है, देने वाला है, क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, कैश चूंकि आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए या 5000 रुपए, पैसा जितना भी हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे यहाँ पे 5000 लिखा हो या 500, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा अपन चेंज कर सकते हो, पैसा कितना भी हो, ठीक है। और चाहे तो इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ बेटा। अब आगे चलते हैं एक नई सीख की तरफ। अब यहां पे दिया है कि व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव उसके मन की बात कहते हैं। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव उसके मन की बात कहते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि मन में कुछ और होता है और बॉडी लैंग्वेज जो होती है कुछ और कहती है। अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप कुछ समझदार हो, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि व्यक्ति जो बोल रहा है क्या उसके मन में वही बात चल रही है। उसकी शारीरिक जो हाव भाव होते हैं, व्यवहार होता है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। इससे क्या सीख मिलती है कि आप सामने वाले से सतर्क हो सकते हो। अगर वो आपको धोखा देना चाहता है या आपके साथ रहना चाहता है, मीन्स आपका साथ देना चाहता है, आपकी बात उसको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, वो आसानी से आप समझ सकते हो। उसकी आंखें, उसके हाथ,
उसका फेस का हाव भाव, चलना डोलना बता देता है। क्लियर? तो बच्चों ये थोड़ा सा आप टेक्निक यूज करोगे तो जिंदगी में धोखा बहुत कम खाओगे। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं बेटा।